हमारी पहली खबर से। हमारी पहली खबर है कि मौन व्रत पर रहे किसान, हाँ या ना में सरकार से मांगा जवाब। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। सरकार के साथ पांचवें दौर की बातचीत में किसान मौन व्रत पर रहे। उन्होंने तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मुख्य मांग पर हाँ या ना में जवाब मांगा। पांचवें दौर की बातचीत भी बेनतीजा ही खत्म हो गई। अब 9 दिसंबर को केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के प्रतिनिधियों के बीच फिर से बातचीत होगी। अगली बैठक में सरकार लिखित में अपना प्रस्ताव रखेगी। शनिवार की वार्ता में किसानों ने केंद्र सरकार के वार्ताकारों से दो टूक कह दिया कि उनके पास राशन पानी को कोई कमी नहीं है, इसीलिए वे अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे रहेंगे। किसानों ने सरकार को भरोसा दिया कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे, लेकिन मांगे माने जाने तक संघर्ष जारी रहेगा। कृषि बाजार और ठेका कृषि से बड़ी कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। भंडारण, शीत भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण और फसलों की धुलाई पर भी एकाधिकार की आशंका है। आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन से शहरी और ग्रामीण गरीबों को बड़े किसानों और निजी खाद्य निगमों की दया पर रहना होगा। वहीं आपको बता दें कि उम्रदराज किसानों की मुश्किलें बढ़ाई है सर्दी ने। हम खेत खलिहान में काम करने वाले लोग हैं, बीते 10 दिन से बैठे हैं। सर्दी अधिक पड़ रही है, इस वजह से मेरे जैसे कुछ उम्रदराज किसानों को थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। ऐसा कहना है एक उम्रदराज किसान का। पर यह परेशानी क्षणिक है। सरकार ने जो काले कानून पास किए हैं उससे मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी पर ज्यादा असर पड़ेगा, इसलिए मैं ये सब झेलने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहना है उनमें से एक उम्रदराज किसान का। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है संयुक्त राष्ट्र में किसान आंदोलन गूंज रहा है। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भारत में जारी किसानों के प्रदर्शन के विषय में कहा कि लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है और अधिकारियों को उन्हें यह करने देना चाहिए। भारत ने किसान प्रदर्शनों के बारे में विदेशी नेताओं की टिप्पणियों को भ्रामक और गैर जरूरी बताया और कहा कि यह एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से जुड़ा विषय है। संयुक्त महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने शुक्रवार को कहा, जहां तक भारत का सवाल है, लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है और अधिकारियों को उन्हें यह करने देना चाहिए। दुजारिक भारत में किसानों के प्रदर्शन से जुड़े एक सवाल पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने विदेशी नेताओं की टिप्पणियों के बारे में मंगलवार को कहा था, हमने भारत में किसानों से संबंधित कुछ ऐसी टिप्पणियों को देखा है जो भ्रामक सूचनाओं पर आधारित है। ब्रिटेन के सांसदों ने किसान आंदोलन में अपने मंत्री से दखल की मांग की। ब्रिटेन में विभिन्न दलों के 36 सांसदों के एक समूह ने विदेश मंत्री डोमिनिक राब को एक पत्र लिखकर उनसे कहा है कि भारत में नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का ब्रिटिश पंजाबी लोगों पर प्रभाव के बारे में वह अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर को अवगत कराए। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के बाद भी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हुए कोरोना पॉजिटिव। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। जी हाँ, हरियाणा में कोरोना के टीके कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण की शुरुआत में खुद टीका लगवा कर करने वाले राज्य के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमित हो गए हैं। शनिवार सुबह रिपोर्ट आने के बाद वे अम्बाला छावनी के अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि कोवैक्सीन 2 खुराकों वाला कोरोना वायरस टीका है और विज को सिर्फ पहली खुराक ही दी गई थी। उन्हें दूसरी खुराक 18 दिसंबर को दी जानी थी। स्वदेशी टीके की निर्माता दवा कंपनी भारत बायोटेक ने शनिवार को कहा कि कोवैक्सीन सुरक्षित और प्रभावशाली टीका है। कंपनी ने कहा कि कोवैक्सीन का चिकित्सकीय परीक्षण 2 खुराकों पर आधारित है जो 28 दिनों के अंतराल पर दिए जाते हैं। वैक्सीन के असर का मूल्यांकन भी दूसरी खुराक दिए जाने के 14 दिनों बाद ही किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही तीसरे चरण के ट्रायल में अनिल विज ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया था। उसके बाद भी वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है नए संसद भवन का आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 10 दिसंबर को नए संसद भवन के निर्माण के लिए आधारशिला रखेंगे और 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले नए भवन का निर्माण कार्य 2022 तक पूरा हो जाने की संभावना है। बिरला ने प्रस्तावित भवन के बारे में विवरण पेश करते हुए कहा, लोकतंत्र का वर्तमान मंदिर अपने 100 साल पूरे कर रहा है। यह देशवासियों के लिए गर्व का विषय होगा कि नए भवन का निर्माण हमारे अपने लोगों द्वारा किया जाएगा, जो आत्मनिर्भर भारत का एक प्रमुख उदाहरण होगा। उन्होंने कहा कि नए भवन के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विविधता प्रदर्शित होगी। आशा है कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर संसद का सत्र नए भवन में आयोजित होगा। लोकसभा अध्यक्ष के अनुसार संसद की नई इमारत भूकंप रोधी क्षमता वाली होगी और इसके निर्माण में लगभग 2000 लोग लगेंगे, तब जाके इसका निर्माण होगा। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है, तापमान में फिर होगा इजाफा, लेकिन सर्दी थोड़ी सी बढ़ सकती है। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। मैदानों में बादल से तापमान में मामूली इजाफा हो सकता है, लेकिन ठंड जल्द ही बढ़ेगी। हरियाणा पंजाब में कई जगहों पर शनिवार को भी न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब व हरियाणा में कई जगहों पर शनिवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पंजाब के लुधियाना और पटियाला, हरियाणा में करनाल, अंबाला और कैथल समेत दोनों राज्यों में कई जगहों पर सुबह कोहरे के कारण दृश्यता कम रही, लेकिन जल्द ही ठिठुरन बढ़ सकती है। स्काईमेट वेदर के अनुसार पर्वतीय राज्यों में संभावित वर्षा और हिमपात के कारण दिन के तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है, जबकि रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में कहीं घना और कहीं बहुत घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी यूपी में शनिवार को जानकारी दी थी कि अभी नहीं, लेकिन कुछ दिनों में ठंड थोड़ी सी बढ़ सकती है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, तृणमूल विधायक की हत्या में मुकुल रॉय का नाम आया आरोपियों। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। तृणमूल कांग्रेस विधायक सत्यजीत बिस्वास की हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल सीआईडी द्वारा दायर दूसरे पूरक आरोप पत्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय का नाम षड्यंत्रकारी के रूप में लिया गया है। एजेंसी के सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूरक आरोप पत्र शनिवार को नदिया जिले में रानाघाट की एक अदालत में दायर किया गया। उन्होंने कहा कि फरवरी 2019 में बिस्वास की हत्या के मामले की जांच के दौरान षड्यंत्रकारी के रूप में रॉय की सक्रिय भागीदारी का पता लगा। इससे पहले सीआईडी अफसरों ने इस संबंध में भाजपा नेता से पूछताछ की थी। हालांकि राज्य एजेंसी ने पिछले साल मई में दायर पहले आरोप पत्र में उन्हें नामजद नहीं किया था। संपर्क करने पर रॉय ने आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि उन्होंने कभी भी हिंसा की राजनीति में विश्वास नहीं किया। रॉय ने कहा कि मेरे खिलाफ कम से कम 35 मामले लंबित हैं। मैं हिंसा की राजनीति में विश्वास नहीं करता और इस तरह की चीजों में कभी शामिल नहीं होता। मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो पुलिस मंत्री भी हैं, को चुनौती देता हूं कि ये लोगों के बीच कहें कि क्या मेरी रुचि इस तरह की है। उन्होंने कहा, मैं ऐसी चीजों में उस समय भी नहीं शामिल था जब मैं उनकी पार्टी में था। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, किसान आंदोलन को बॉलीवुड से समर्थन न मिलने पर जताई निराशा। आइए जान लेते हैं इस खबर से बारे में विस्तार से। पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल ने शनिवार को बॉलीवुड की आलोचना करते हुए कहा कि वह ऐसे समय में पंजाब के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ जब राज्य को किसानों के प्रदर्शनों के बीच उनके समर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत थी। हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों के किसान केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में शनिवार को लगातार दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। गिप्पी ग्रेवाल के नाम से मशहूर 37 साल के रुपिंदर सिंह ग्रेवाल ने ट्विटर पर लिखा कि बरसों तक पंजाब ने खुली बाहों से बॉलीवुड का स्वागत किया, लेकिन इस मुद्दे पर उसकी चुप्पी तकलीफदेह है। उन्होंने ट्वीट किया, प्री बॉलीवुड, हमेशा आपकी फिल्में पंजाब में खूब सफल रही और यहाँ हर बार आपका खुली बाहों के साथ स्वागत किया गया, लेकिन आज जब पंजाब को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो आप ना आए और ना ही आपने एक शब्द भी कहा। बहुत निराशा हुई। गायक जसविंदर सिंह बैस जॉर्जी ने भी इस मामले में ग्रेवाल का
समर्थन किया। उन्होंने ट्वीट किया, जिनका जमीर जिंदा है वह समर्थन में आ रहे हैं। तापसी पन्नू ने ग्रेवाल के ट्वीट पर जवाब में लिखा कि बॉलीवुड में ऐसे कलाकार हैं जो किसानों के प्रदर्शन समेत विवादित मुद्दों पर हमेशा से ही मुखर रहे हैं और उनकी यह आम टिप्पणी हतोत्साहित करने वाली है। इसी के साथ ही तापसी पन्नू ने कहा कि आप पूरे बॉलीवुड के साथ किसी हम जैसे लोगों पर उंगलियां नहीं उठा सकते हैं जो किसान आंदोलन के समर्थन में है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है, भारत बंद का वामदलों ने किया समर्थन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन में किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। इसी खबर में बारे में जान लेते हैं विस्तार से। वामदलों ने किसान संगठनों द्वारा 8 दिसंबर को बुलाए गए राष्ट्रव्यापी बंद को शनिवार को समर्थन करने की घोषणा की। वामदलों की ओर से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने संयुक्त वक्तव्य में यह घोषणा की। इसमें कहा गया, वामदल नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के प्रति एकजुटता प्रकट करते हैं और इन प्रदर्शनों का समर्थन करते हैं। वामदल उनके द्वारा 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद का भी समर्थन करते हैं। साथ ही बयान में कहा गया, वामदल भारतीय कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हमारे अन्नदाताओं के खिलाफ आरएसएस यानी कि भाजपा के द्वेषपूर्ण प्रचार और मृत्यु के आरोपों की कड़ी तरह से निंदा करते हैं। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर में हम बताएंगे, दिल्ली में निषिद्ध इलाकों का आंकड़ा 6 लाख के पार पहुंच गया है। आइए जान लेते हैं कोरोना के आंकड़ों के बारे में विस्तार से। कोरोना संक्रमण के मामलों की वजह से दिल्ली में संक्रमित क्षेत्रों का आंकड़ा बढ़ रहा है। संक्रमण मिलने के बाद इन क्षेत्रों को सील क्षेत्र में तब्दील किया जा रहा है और यह आंकड़ा शनिवार को 6000 के पार चला गया। वहीं 24 घंटे में 3419 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और इस बीमारी की वजह से 77 मरीजों की जान चली गई है। दिल्ली में इस समय कुल 6045 सील क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में 26,678 सक्रिय मरीज है और इस समय 16,231 मरीजों का इलाज घर में एकांतवास में किया जा रहा है। 24 घंटे में सरकार ने 81,473 कोरोना संक्रमण की जांच की है और 4,916 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान संक्रमण की दर 4.20% और मृत्यु दर 1.95% दर्ज की गई। इस समय दिल्ली के अस्पतालों में 6,498, कोविड केयर सेंटर में 429 व कोविड हेल्थ सेंटर में 141 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। दिल्ली में अब तक कुल 6,66,71,74 कोरोना संक्रमण जांच की जा चुकी है। बीते 24 घंटों में 35,352 आरटी-पीसीआर व 46,121 एंटीजन जांच की गई है। दिल्ली में अब तक 5,89,544 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और 55,322 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, जबकि यह बीमारी 9,574 मरीजों की जान ले चुकी है। अब तक की औसत मृत्यु दर 1.62% और संक्रमण दर 8.84% दर्ज की जा चुकी है। इसी के साथ ही चले बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, गुरुद्वारे में 2 ग्रंथियों के बीच हुई मारपीट, एक की हो गई मौत। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। आरकेपुरम स्थित एक गुरुद्वारा में कीर्तन के दौरान आपसी झगड़े में एक ग्रंथी ने दूसरे ग्रंथी की तबला से हमला कर हत्या कर दी। इस बीच बचाव के लिए आई ग्रंथी की पत्नी को भी बुरी तरह घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने हत्या की धारा में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त के मुताबिक आरकेपुरम थाना इलाके के सेक्टर 6 गुरुद्वारा में शुक्रवार सुबह 8:30 बजे ग्रंथी दर्शन सिंह और रविंद्र सिंह पाठ और कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन के दौरान दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान दर्शन सिंह ने रविंद्र के सिर पर तबले से हमला कर दिया। बचाव में आई रविंद्र सिंह की पत्नी महिंदर कौर को भी चोट लगी। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस टीम पहुंची और घटनास्थल से सबूत लेकर धारा 308 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
घायल पति पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार को अस्पताल में रविंद्र सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी अभी अस्पताल में भर्ती है। शनिवार को इस मामले में दर्शन की मौत के बाद धारा 302 जोड़कर आरोपी दर्शन की तलाश शुरू कर दी गई है। दोनों गुरुद्वारा के स्टाफ क्वार्टर में परिवार के साथ रहते हैं। उधर स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों के बीच लंबे समय से चढ़ावे और पद को लेकर लड़ाई चल रही थी। रविंद्र गुरुद्वारे में बड़े पद पर था, लेकिन दर्शन सिंह उसका विरोध करता था, जिसके चलते दोनों के बीच कई बार हाथापाई हो चुकी थी। शुक्रवार को भी दोनों गुरुद्वारे में मौजूद थे और कीर्तन चल रहा था। दर्शन सिंह तबला बजा रहा था। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान चढ़ावे को लेकर रविंद्र ने कुछ बोल दिया, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद होने लगा और दोनों गुरुद्वारे में ही हाथापाई करने लगे। हाथापाई के दौरान दर्शन सिंह ने तबले से रविंद्र पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने कई बार हमला किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अपने पति को घायल देख मनिंदर कौर भी वहां पहुंच गई। उन्होंने दर्शन सिंह का विरोध किया तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया, जिससे वह भी घायल हो गई। इस दौरान किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस आरके पुरम थाना पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही दर्शन सिंह को ढूंढना भी शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है मध्य प्रदेश में पहली से 8वीं तक की कक्षाएं अगले साल 31 मार्च तक रहेंगी बंद। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि प्रदेश के स्कूलों में पहली से 8वीं तक की कक्षाएं कोरोना महामारी के कारण अगले साल 31 मार्च तक बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह कहा। उन्होंने कहा कि इस शैक्षणिक वर्ष में इन कक्षाओं के छात्रों के लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। छात्रों का मूल्यांकन परियोजना के कार्य के आधार पर किया जाएगा। जनसंपर्क विभाग के बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के कारण प्रदेश में पहली से 8वीं तक की कक्षाएं 31 मार्च तक बंद रहेंगी। आगामी शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा। उन्होंने कहा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी और इनकी कक्षाएं जल्द ही शुरू होंगी। कक्षा 9 व 11 के छात्रों को हफ्ते में 1 या 2 दिन स्कूल बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह कहा। उन्होंने कहा इस शैक्षणिक वर्ष में इन कक्षाओं के छात्रों के लिए कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी और उनका आगामी शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी और इनकी कक्षाएं जल्द ही शुरू होंगी। कक्षा 9 व 11 के छात्रों को हफ्ते में 1 या 2 दिन स्कूल बुलाया जाएगा। साथ ही बोर्ड की परीक्षाएं शुरू रहेंगी। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है गहलोत ने फिर लगाया भाजपा पर सरकार गिराने का आरोप। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। राजस्थान में 4 महीने पहले अपनी सरकार पर आए संकट को टालने में सफल रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को आरोप लगाया कि भाजपा एक बार फिर से राज्य में उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने सिरोही जिले के शिवगंज ब्लॉक द्वारा नगर कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर यह कहा। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत के आरोपों को अप्रमाणित बताते हुए कहा कि शासन चलाने में विफल रहे मुख्यमंत्री ऐसे अमर्यादित आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा यह षड्यंत्र भाजपा हर राज्य में कर रही है। लोग कहते हैं महाराष्ट्र की बारी आने वाली है और राजस्थान में वापस खेल शुरू होने वाला है। यह भाजपा की लोगों की सोच है। वे लोग निर्वाचित सरकार को गिराने का षड्यंत्र करते हैं, लेकिन राजस्थान की जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया। गहलोत ने कहा कि कुछ महीने पहले राज्य में राजनीतिक संकट के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के बागी विधायकों से मुलाकात की थी। कांग्रेस से कुछ विधायकों के बागी होने का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा, हमारे विधायकों की जब शाह से मुलाकात हुई थी तब वहां धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए थे और सैयद जाफर इस्लाम भी मौजूद थे।
गहलोत ने कहा, उन विधायकों ने आकर मुझसे कहा कि हमें इस बात को लेकर शर्म आ रही थी कि कहां सरदार पटेल गृह मंत्री थे और अब गृह मंत्री के पद पर आसीन अमित शाह हमें मिठाई व नमकीन खिला रहे हैं। वहीं प्रधान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से बात करने का नाटक कर रहे हैं। वहां माहौल बना रहे थे कि चिंता नहीं करिए, यह मेरा प्रेस्टीज पॉइंट है, 5 सरकारें मैंने गिरा दी हैं और हम लोग या 6ठी सरकार भी गिरा कर रहेंगे, आप थोड़ा धैर्य रखें। इस पर पलटवार करते हुए पुनिया ने कहा, गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम लेकर उनके बारे में जो अमर्यादित टिप्पणी की है और बिना प्रमाण एवं तर्क के ओछी भाषा का इस्तेमाल किया है, वह राजनीतिक मर्यादा के दायरे में नहीं आता है। उन्होंने कहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के बयान से साफ जाहिर हो गया कि यह सरकार 2 साल से शासन चलाने में विफल है। मुझे लगता है कि गहलोत अपना मनोबल और नैतिक साहस खो चुके हैं। जुलाई महीने में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट व 18 अन्य विधायकों के बागी तेवर अपनाने से गहलोत सरकार संकट में आ गई थी। हालांकि लगभग 1 महीने बाद कांग्रेस ने राज्य विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया। राजस्थान में 4 महीने पहले अपनी सरकार पर आए संकट को टालने में सफल रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को यह आरोप लगाया था। वहीं आपको बता दें कि इन आरोपों का पुनिया ने भी पूरी तरह से सामना किया है और बताया है कि आरोप गलत है। उन्होंने कहा कि गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम लेकर उनके बारे में जो अमर्यादित टिप्पणी की है वह बिल्कुल ही गलत है और ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, वरुण धवन और नीतू कपूर हुए कोरोना पॉजिटिव। इस खबर के बारे में जान लेते हैं विस्तार से। मामूली लक्षण पाए गए हैं, वरुण धवन और नीतू कपूर को कोरोना एकांतवास में भेज दिया गया है और सभी चंडीगढ़ में फिलहाल एकांतवास पर हैं। अनिल कपूर और कियारा आडवाणी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। आपको बता दें कि वरुण धवन, नीतू कपूर, अनिल कपूर और कियारा आडवाणी अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन एहतियात के तौर पर शूटिंग को रोक दिया गया है। इसके बाद अनिल कपूर और कियारा आडवाणी मुंबई चले गए। इस फिल्म की शूटिंग के लिए 12 नवंबर को स्टार कास्ट चंडीगढ़ पहुंची थी। इस फिल्म की शूटिंग के लिए 40 दिनों का शेड्यूल तय किया गया था और 24 दिसंबर तक शूटिंग की जानी थी। अब 10 से 14 दिनों के लिए शूटिंग को रोका गया है। हालांकि अनिल कपूर और कियारा आडवाणी की रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन फिर भी शूटिंग को रोक दिया गया है। वरुण धवन, नीतू और राज का फिर टेस्ट होगा और उनकी रिपोर्ट निगेटिव आएगी, तभी शूटिंग स्टार्ट की जाएगी। उनके ठीक होने के बाद फिर से शूटिंग शुरू हो जाएगी। राज मेहता की 2019 की गुड न्यूज के रिलीज होने के बाद यह उनकी दूसरी फिल्म है। यह फिल्म 2 शादीशुदा जोड़ों की कहानी के बीच घूमती है, वरुण धवन और कियारा आडवाणी और अनिल एवं नीतू। इस फिल्म के जरिए 8 साल बाद नीतू अपनी वापसी कर रही है। आपको बता दें कि ऋषि कपूर के निधन के बाद नीतू बॉलीवुड से एकदम दूर चली गई थी, लेकिन उन्होंने हाल ही में बताया है कि उन्होंने अपने बेटे और बेटियों के कारण, रिद्धिमा कपूर और रणबीर कपूर के कारण उन्होंने बॉलीवुड में फिर से वापसी की है। तो देखते हैं क्या नीतू की वापसी सकारात्मक रहेगी या फिर इस खबर के बारे में जानते रहेंगे। इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।